हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। माय नेम इज़ मयंक शुक्ला। मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल मयंक पीसीएम क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12th सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर। इसमें हम पढ़ाएंगे आज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में ढेर सारी बातें करनी है ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो इससे रिलेटेड, किसी भी न्यूमेरिकल्स में या किसी भी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स को मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। और निकाल लो कॉपी और पेन, लगा दो हेडिंग वेपर प्रेशर। तो देखो बेटा, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? बहुत आसान है, समझने की थोड़ी सी कोशिश करो, ज़्यादा नहीं करनी, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करनी है बस। तो ध्यान दो बेटा। अरे सर थोड़ी तो हम पूरी कर रहे हैं, तब भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, समझ में आएगा, ध्यान दो बस। वेपर प्रेशर, सबसे पहली बात होता क्या है, देखो मैं पहले समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे देखो, हम खिचड़ी बनाने के लिए रखते हैं, तो जैसे हम कुकर को गैस पे चढ़ाते हैं और कुकर के अंदर लेट अस सपोज दैट मैंने पानी डाला, तो पानी डालते हैं, फिर नीचे से हम धीरे धीरे टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देते हैं तो उसके अंदर एक कंडीशन ऑब्टेन्ड होती है, उस कंडीशन को हम समझाते हैं। समझो बेटा, देखो ये मेरा कुकर है, थोड़ा ब्रांडेड कुकर है। ये देखो कुकर है मेरा, ये गलत बन गया कुकर। अरे सर बना दीजिए, कौन सा वहाँ। ये देखो बेटा कुकर है, और यहाँ पे ये कुकर है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पानी भर दिया इसके अंदर। पानी भरने के बाद क्या हुआ, ज़रा दिमाग लगाना और सोचना। सोच तो रहे सर, बहुत सोचते हैं, समझ नहीं आता कुछ। आएगा बेटा आएगा, गाना गाते जाओ, पढ़ते जाओ, तभी समझ में आएगा। जब बोरियत से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। दिमाग भी लगाना है, वो भी अच्छे से। तो ध्यान दो यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स क्या है ये। अच्छा ये बात बताओ कि अगर ये लिक्विड है, ये पानी है, कुछ भी है, मैंने नीचे से टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स की कंडीशन कुछ होती है बेटा, जो हम क्लास 11 पे मैंने पढ़ा था, सरफेस टेंशन। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जब टेम्परेचर मिलेगी तो देखो इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से टेम्परेचर मिला, टेम्परेचर से इसने थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। थर्मल एनर्जी को जब इसने एब्जॉर्ब किया इस मॉलिक्यूल ने, फिर इस मॉलिक्यूल ने, इस नीचे के सारे मॉलिक्यूल्स ने थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर, धीरे धीरे इसके पास एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। सबसे पहली बात तो देखो, जो ये वाला मॉलिक्यूल है बल्क मॉलिक्यूल, कौन सा, बल्क मॉलिक्यूल। और ये बेटा क्या है, ये सारे सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये बताओ बेटा, सरफेस मॉलिक्यूल देखो, इसको चारों तरफ से ये बैलेंस है। क्यों? क्योंकि इधर वाला मॉलिक्यूल इधर से खींच रहा है, ऊपर वाला ऊपर से खींच रहा है, इधर वाला इधर से खींच रहा है, इधर वाला इधर से खींच रहा है, यानी ये बैलेंस्ड, ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। और ये जो है, ये वाले सरफेस मॉलिक्यूल, इसको इधर से खींच रहा, इधर से ये मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, नीचे से मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, तो फाइनली इस मॉलिक्यूल्स पे ऊपर से तो खींचने वाला कोई है नहीं। बोलो भाई, ऊपर से तो कोई खींच नहीं रहा है, तो बेटा इस पे क्या होगा, ये अनस्टेबल होता है। ये क्या है, अनस्टेबल है। और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम होती है। अरे यार तुमको अभी हम क्यों दे दें, मेरे पास खुद ही नहीं है। जैसे तुमको कहीं से लॉटरी लग जाए, तुम्हारी लॉटरी क्या लग जाए, जैसे 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तो तुम्हारे पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पैसा बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा, तुम्हारे पास स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर स्टेबिलिटी कम तब एनर्जी ज़्यादा, अगर एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। फिर चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, घूमने चलते हैं। अगर पैसा ज़्यादा होगा यानी एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। जिसके पास पैसा ही नहीं होगा वो क्या खर्चा करेगा, वो क्या एनर्जी कहाँ से आएगी, वो तो घर पे बैठा रहेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसके पास एनर्जी स्टेबिलिटी कम है,
यानी अनस्टेबल है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी पहले से ज़्यादा है। और ये बेटा इसके पास मोर एनर्जी, इसके पास मोर एनर्जी, इसके पास लेस एनर्जी। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको थर्मल एनर्जी, ये भी मिल रहा सबको, सब मॉलिक्यूल थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी से ये वाला जो मॉलिक्यूल इसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई, जिससे ये सारे मॉलिक्यूल्स, ऊपर के सारे मॉलिक्यूल्स वेपर में आ जाते हैं, स्पेस में आ जाते हैं, जिनको हम वेपर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब हम टेम्परेचर देते हैं तो बेटा जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी पहले से ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, और एनर्जी गेन करते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, स्पेस में आ जाते हैं। और स्पेस में आने के बाद स्टेबिलिटी बहुत कम, एनर्जी बहुत ज़्यादा। अब देखो बेटा ध्यान से समझो, अगर हम एक चीज़ इसको और ज़्यादा डीपली समझें तो और ज़्यादा डीपली समझ सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं 3 डायग्राम बना रहा हूँ, और 3 डायग्राम से तुम्हें समझाता हूँ कि वेपर प्रेशर क्या है। देखो बेटा यहाँ पे ये देखो, ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स, सर जल्दी बन जाओ बेटा, भर जाओ इसमें, भरो, भरते रहें। क्या है, पानी भरने को कह दो सर, हम तो बहुत कायदे से भर लेते हैं। पानी भरा है, गोल गोल अंडा बनाना है खाली। ये देखो अंडे बनाते गए, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे देखो थोड़ी सी हमें अच्छी सी बातें इसमें बतानी है, इसलिए हम इसको बना रहे हैं ताकि तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए। देखो बेटा ये 3 डायग्राम क्या शो कर रहे हैं, मैं पूरा सब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वेसल को क्लोज कर दिया। अगर वेसल ओपन होगा तो फिर कोई कहानी नहीं होगी। क्यों भाई साहब, वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा भाई, वेपर जैसे जैसे टेम्परेचर देते रहे वेपर बाहर जाते जाएंगे, तो प्रेशर के कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने नीचे से टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। टेम्परेचर देने स्टार्ट करने से ये धीरे धीरे कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ वेपर में आने लगे, स्पेस में आने लगे। इस यहाँ से कोई मॉलिक्यूल निकला और यहाँ आया, यहाँ से कोई निकला यहाँ आया, यहाँ से कहीं से कोई निकला यहाँ आया, यहाँ से कोई निकला यहाँ आया। अब देखो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर आ गए स्पेस में। यहाँ देखो बेटा ये है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट बेटा, इनिशियल स्टेट में केवल क्या हो रहा है, इवैपोरेशन हो रहा है, इवैपोरेशन हो रहा है। इवैपोरेशन का मतलब मॉलिक्यूल वेपराइज कर रहे हैं, टेम्परेचर थर्मल एनर्जी मिली, मॉलिक्यूल क्या हुए, वेपराइज कर रहे हैं। इवैपोरेशन ज़्यादा है, इवैपोरेशन हाई। और यहाँ पे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना। वेपर से जब लिक्विड में आता है तो कंडेंसेशन, और जब लिक्विड से वेपर में जाता है तो वो इवैपोरेशन। तो यहाँ पे अगर इनिशियली हम देख रहे हैं तो इवैपोरेशन हाई है और कंडेंसेशन लो है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर दे रहे मॉलिक्यूल सरफेस स्पेस में आ रहे हैं ना, सरफेस छोड़कर स्पेस में आ रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही, तो यहाँ पे इवैपोरेशन हाई है और कंडेंसेशन लो है। यहाँ पे देखो कुछ देर बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, यानी इंटरमीडिएट कंडीशन। इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या हुआ, इंटरमीडिएट कंडीशन में इवैपोरेशन लो हो गया और कंडेंसेशन हाई हो गया। सर ये कैसे हो गया, सर ये समझाइए कैसे हुआ। देखो बेटा कैसे हुआ, समझा रहे हैं हम। देखो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स जो थे, ये सारे मॉलिक्यूल्स, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वेपर में, लिक्विड के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स स्पेस में आ गए, तो स्पेस में स्पेस कम बचा, यहाँ पे स्पेस कम बचेगा और यहाँ पे स्पेस कम बचेगा। नीचे से एनर्जी हम दे रहे हैं थर्मल एनर्जी, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये क्या करेंगे, देखो जब किसी भी गैस पे प्रेशर लगाया जाता है तो वो गैसेज स्टेट से लिक्विड स्टेट में आती है, तो तुम्हें पता है। अब देखो नीचे से हम जैसे जैसे टेम्परेचर दे रहे हैं, यार टेम्परेचर दे, मॉलिक्यूल भाग रहे हैं नीचे से, कुचुक कुचुक निकल के ऊपर भाग रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स एक्सेस में हो गए। जब मॉलिक्यूल एक्सेस में हो गए तो यहाँ स्पेस कम बचा
और जब स्पेस कम बचा तो नीचे से मॉलिक्यूल निकलना कहाँ चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं बचा, तो यहाँ पे एनर्जी इनकी ज़्यादा हो गई, जिस वजह से वो क्या करते हैं, ऊपर पिस्टन पे अपना जोर बस लगाएंगे, पिस्टन पे कुछ नहीं चल रहा उनका, तो फिर से वापस आके लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे कंडेंसेशन हाई हो जाता है। कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद भैया सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कहानी फाइनल केस की क्या होगी, फाइनल केस की कहानी ये हो जाएगी कि यहाँ पे कंडेंसेशन इक्वल टू इवेपोरेशन। अरे सर ये तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। हाँ बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन्ड हो जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। यानी किसी भी क्लोज वेसल के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक तो कंडेंसेशन और एक इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इनिशियली इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, कंडेंसेशन लो होता है। इंटरमीडिएट में इवेपोरेशन घटता जाता है, कंडेंसेशन बढ़ता जाता है। फिर धीरे धीरे एक कंडीशन आती है कि इवेपोरेशन बराबर हो जाता है कंडेंसेशन के, और इसी केस में जो ये वेपर मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड पे प्रेशर लगा रहे हैं उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं भैया, वेपर प्रेशर। अरे सर समझ आया कि नहीं आया बेटा, बोलो समझ में आ गया होगा, कोशिश कर रहे हैं हम समझाने की, फिर से समझो। देखो बेटा यहाँ पे द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स, the excess pressure applied by vapor molecules on liquid surface या at liquid surface in equilibrium state। equilibrium state में या equilibrium condition में जब वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, लिखो वेपर प्रेशर the excess pressure applied by vapor molecules on the liquid surface in equilibrium condition। The excess pressure applied by vapor molecules on the liquid surface in equilibrium condition। बेटा वेपर प्रेशर समझ में आया होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। जब हम किसी भी कंटेनर में जो क्लोज वेसल होता है, वेपर प्रेशर ओनली एंड ओनली मेजर्ड when vessel is closed। if vessel is open then we cannot measure vapor pressure। क्यों? क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल सारे एस्केप कर जाएंगे यार। ढक्कन अगर खुला होगा तो ना उसके अंदर इवेपोरेशन होता जाएगा, बट कंडेंसेशन का कोई सवाल नहीं होगा, कंडेंसेशन का कोई प्रोसेस नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल निकलेंगे बाहर चलते जाएंगे, तो कंडेंसेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ गया होगा वेपर प्रेशर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, जल्दी से नोट कर लो। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, गाना गाओ, पढ़ो। रफ करते हैं हम इस टॉपिक को। कहाँ गया मेरा रफ करने वाली कहानी, हटाते हैं बेटा, बिल्कुल सर हटाइए। चलो ठीक है, देखो ध्यान दो। हाँ बेटा, तो इसके बाद देखते हैं अब वेपर प्रेशर है क्या। अब भाई साहब आ गए राउल्ट भाई साहब ने क्या बताया, जरा देखो बेटा, ध्यान दो। वेपर प्रेशर, अब देखो बेटा वेपर प्रेशर समझ में तो आ गया क्या होता है। जरा एक चीज और हम फिर से समझा देते हैं कि अगर देखो
कुकर में जब हम खिचड़ी चलाते हैं तो खिचड़ी में क्या होता है, जब हम नीचे से टेम्परेचर देते रहते हैं, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स, सरफेस के मॉलिक्यूल्स कुकर में आते रहते हैं, कुकर में आते रहते, टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो गए, कुकर में बहुत ज़्यादा कुकर में हो गए, मॉलिक्यूल्स जाके पिस्टन पे प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर ढक्कन पे, उस पर तो कोई जोर बस चल नहीं रहा, वापस आके फिर से लगाते हैं लिक्विड सरफेस प्रेशर, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अगर और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाए तो नीचे तो वेपर प्रेशर लगाएंगे ही, ऊपर भी प्रेशर लगाते हैं जिसके कारण स्टीम आ जाती है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, देखते हैं हम, बहुत आसानी से पढ़ते हैं आगे की हेडिंग जिसका नाम है राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ के लिए देखो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स देखो बेटा कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सरफेस मॉलिक्यूल्स की, जिससे ज़्यादा सरफेस मॉलिक्यूल्स, ये देखो यहाँ पे एंड सो ऑन, नीचे से टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाएंगे, सरफेस में, यानी स्पेस, सरफेस को छोड़कर स्पेस में आ जाएंगे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। सिंपल है बेटा। दूसरा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है, कंटेनर का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो फिर ज़्यादा वेपर होंगे, तो सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वेपर प्रेशर के। ऐसे लिख दें, नो प्रॉब्लम सर, लिख दीजिए, बस समझ में आ जाए। देखो यहाँ से सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। थर्ड क्या है, थर्ड बेटा, थर्ड इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या है बेटा, नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या मतलब है कि जो इसके अंदर भरा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, जो इसके अंदर मैंने सब्सटेंस भर के रखा है उस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। देखो बेटा, जैसे हमने वाटर भर दिया, वाटर फिल किया, तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे से चिपका रहता है, भागना नहीं चाहता है। अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा एनर्जी देके दोनों को तोड़ना, पहले हम मॉलिक्यूल्स को अलग करेंगे तभी तो मॉलिक्यूल्स वेपराइज होगा। तो इतना ज़्यादा उनका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पहले से है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो फिर हमें वेपर प्रेशर भी ज़्यादा, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना कम होगा, यानी वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये तो होगा ही, जायज़ सी बात है, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जैसे देखो H2O, दूसरा बेटा हम और ले लेते हैं CH3 एसीटोन, और इसके साथ में हम ले लेते हैं C2H5OH। बेटा ये अल्कोहल है, एथेनॉल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एनोदर मॉलिक्यूल्स आएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो क्लास 11 में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, वेपर प्रेशर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। सिंपल है बेटा, समझ में आ रहा है, नो एनी प्रॉब्लम। थर्ड एग्जांपल और देख लो बेटा, जैसे हमने ले लिया C2H5OH और यहाँ पे ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, एक OH ग्रुप है। दूसरा मैंने ले लिया CH3OH, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH,
और तीसरा मैंने ले लिया CH2OH, CHOH, CH2OH। ये बेटा एथाइलिन ग्लाइकॉल, एथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, और ये बेटा इथेनॉल। अब ये बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, बट यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे सबसे कम है, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। इसका वेपर प्रेशर उससे कम और इसका वेपर प्रेशर सबसे कम, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। ये भी समझ में आ गया होगा, एनी प्रॉब्लम? ये भी हो गया। सर रफ कर दीजिए। रफ कर रहे हैं बेटा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाने गाते रहो। गाना गाना बहुत ज़रूरी है, गाना गाओगे तो अच्छा समझ में आएगा। चलो ठीक है, हटा देते हैं फिर। नोट कर लिया ना? अब देखो बेटा, इसके बाद 1 2 3 बोला करिए सर, बोल देंगे बेटा। इसके बाद राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ क्या था? राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ क्या था? देखो बेटा, ध्यान दो, थोड़ा मेरी बात को समझो, तभी समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या लिया, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक कंटेनर लिया और उसके बाद दूसरा कंटेनर लिया और उसके बाद मैंने तीसरा कंटेनर लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट लिया। सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर होता है, सॉल्वेंट हमेशा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब जिसका वेपर प्रेशर, जो वेपराइज हो जाते हैं। जो नहीं वेपराइज होते नॉन वॉलेटाइल, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आज तो नहीं हो सकता। ये देखो बेटा, जल्दी बन जाओ, कुचुर 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 भरना है केवल मॉलिक्यूल्स को। सर ये काम तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, बिल्कुल भैया करिए, तो मॉलिक्यूल्स दिखाना पड़ेगा। यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो, यहां देखो बेटा, हमने क्या किया, यहां जो ये लेट अस सपोज दैट ये सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट था, इसके अंदर मैंने सोल्यूट मिलाया, और सोल्यूट क्या, ए और बी को मिलाया, ए और बी को मिलाया, ये ए है और ये बी है, और यहां पे मुझे सॉल्यूशन मिला। फिलहाल तो हम अभी बेटा, अभी हम किसी भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं किसी के साथ में, ये दोनों ही वॉलेटाइल हैं, किसी के साथ मैंने भेदभाव नहीं किया, दोनों वेपराइज हो सकते हैं। जैसे लेट अस सपोज मैं एग्जांपल भी ले रहा हूँ, एग्जांपल मैंने इसको वाटर ले लिया और ये कम थोड़ा लिया है, तो इसको मैंने एथेनॉल ले लिया, एथेनॉल, इथेनॉल ले लिया हमने, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है बेटा, H2O प्लस C2H5OH। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें से कौन पहले वेपराइज हो जाएगा, इथेनॉल या फिर वाटर या फिर एथेनॉल? बेटा देखो, एथेनॉल का वेपर प्रेशर देखो, एथेनॉल तो पता ही होगा यार, एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल को हम जैसे ग्लास में रखते हैं, वो तुरंत क्या होने लगता है, वेपराइज होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ा रखा है पीछे, तो अभी मैं नहीं बता सकता। तो ये ए है और ये बी है, कोई भी यहाँ पे ग्लिसरॉल ले ले या ग्लाइकॉल ले ले, कुछ भी ले लो बेटा, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए वो ले सकते हो। अगर ग्लाइकॉल ले लें कंडीशन दूसरी हो जाएगी, क्योंकि फिर वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ग्लाइकॉल से। ग्लिसरॉल ले ले, ग्लिसरॉल से और ज़्यादा हो जाएगा, ग्लिसरॉल का वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम दो कंपोनेंट को मिलाते हैं ए और बी को, तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनता है वो ए प्लस बी का है।
तो वो डिपेंड किस पे करेगा। अब देखो बेटा इन्होंने क्या बताया, राउल्ट ने क्या बताया, राउल्ट ने कहा, राउल्ट लॉ ऊपर लिखा हुआ है बेटा, राउल्ट्स लॉ। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट, वॉलेटाइल सॉल्यूट, देखो बेटा मैंने भेदभाव नहीं किया, ये भी वॉलेटाइल ये भी वॉलेटाइल। अब ये हो सकता है कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो। जैसे एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने वाटर लिया और उसके साथ में अल्कोहल लिया, तो वाटर का वेपर प्रेशर कम है, अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो वहां पे मैंने जो सोल्यूट लिया है इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम वाटर प्लस ग्लिसरॉल ले लें, तो ग्लिसरॉल का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो वो हम अपने पे डिपेंड कर लेंगे कि कैसे क्या करना है। तो इन आ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सोल्यूट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, each component is directly proportional to the mole fraction of that component। सर ये क्या लिख दिया, देखो बेटा ध्यान दो, जो जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब तो पता है ना, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। किसी का मोल जितने ज्यादा होंगे, किसी की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी सॉल्यूशन में, उसका क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इन्होंने ये बताया, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सोल्यूट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। देखो बेटा यहाँ जैसे पीए था, तो पीए जो होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, या एक्स ए कुछ भी लिख दो, एक्स ए भी लिखते हैं, ईटा ए भी लिखते हैं, जो मन है वो लिखो, जीटा ए। समझ में आ रहा है बेटा, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीटा ए। यहाँ से देखो ऐसे पीबी को हम लिखेंगे तो पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीटा बी, ये हो जाएगा बेटा। तो पीए इज इक्वल टू के जीटा ए, ऐसे पीबी इज इक्वल टू के जीटा बी। ये कहानी है, नोट करो, फिर हम आगे समझाते हैं इसको। पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पहले इसको हम रफ कर दें बेटा, 1 2 3 रफ कर दीजिए सर, दांत निकालो, हंसो, रफ कर दें बेटा, यस। देखो गाना गाइए सर, गाना तो हमें आता नहीं, तुम लोग गा के सुनाना हमें। हाँ तो देखो बेटा बहुत ध्यान से समझो। इसके बाद देखो जैसे हमने क्या किया, मैंने अभी लिखा है कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीटा ए, तो पी ए इज इक्वल टू के जीटा ए। अब देखो बेटा अगर हम फॉर प्योर सॉल्वेंट, अगर प्योर सॉल्वेंट लेंगे तो फिर ए ही लेंगे, बी तो जीरो होगा। हमें पता है कि भाई जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1 होता है। ये 100% ही तो होगा, अगर ये 40% तो ये 60%, अगर ये 50% तो ये 50%, पूरा तो 100% रहेगा। अगर क्वांटिटी जीटा बी अगर ज़ीरो होगा प्योर ए के लिए, प्योर ए के लिए यानी प्योर ए के लिए जीटा बी की वैल्यू 0, तो जीटा ए कितने के 1 हो जाएगा, 1 के। जीटा ए जब 1 के हो जाएगा, जीटा ए की वैल्यू ज़रा यहाँ पुट करो, तो बेटा पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 1, तो पी ए इज इक्वल टू के। और पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। जब बी है ही नहीं तो उसी के प्रेशर को हम पी ए नॉट भी तो लिख सकते हैं। नॉट का मतलब प्योर, नॉट का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट। जो हमने अभी एक ही कंपोनेंट डाला है उसको हम कहते हैं पी नॉट। पी नॉट का मतलब होता है कि प्योर सॉल्वेंट।
पी नॉट ए इज इक्वल टू के। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर कंपोनेंट ए। और यहाँ पे पी ए क्या था बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। ये बेटा सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर कितना है? वो पी ए है। और पी नॉट ए क्या है? प्योर सॉल्वेंट। लेट अस सपोज मैंने क्या किया, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, उसमें मैंने 600 ग्राम 600 ml ले लिया पानी और 400 ml अल्कोहल ले लिया। तो जो पानी का अब 100 ml के अंदर 1000 ml के अंदर 600 ml वाटर है, 600 ml का जो प्रेशर होगा वो पी ए होगा। अगर हम पूरा 1000 ml वाटर ले लें, उसका प्रेशर जो होगा वो पी नॉट ए होगा, वो तो मैक्सिमम होगा ना। समझ आ रहा है? तो ये बेटा अब देखो यहाँ पे, तो पी नॉट ए की वैल्यू के यहाँ पे बेटा पुट कर दो जरा। तो यहाँ से पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। इसी सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। समझ में आया सबको बेटा? ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट प्रॉब्लम क्रिएट होने नहीं देना। तुम पकड़ लेना प्रॉब्लम को, होने नहीं देना। ये प्रॉब्लम है नहीं, बस समझना है थोड़ा सा। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर, आगे पढ़ाइए। देखो बेटा आगे क्या है, अगर हम टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। ये तो डाल्टन बता गए थे यार, क्लास 11th में 9th में पढ़ा होगा, कचड़ी खाते थे तब पढ़ा करते थे। पी ए की वैल्यू क्या है बेटा? पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ये हो गई बेटा कहानी। वेयर पी टी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। बी का मतलब कोई कंपोनेंट है जो भी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन तो पढ़ा ही होगा बेटा, समझ में आ गया? मोल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा हो तो पिछला वाला लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर नंबर 1 सॉल्यूशन का। एनी प्रॉब्लम? हटा देते हैं इसको, हटा देते हैं। हटाइए सर, क्या फ़र्क पड़ता है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल ले लिया, ठीक है बेटा, रफ करते हैं। अब देखो इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो बहुत जल्दी हजम हो जाएंगे तुमको। एनसीईआरटी कहती है पहले हम फॉर्मूलों को लिख लेते हैं बेटा। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी, और पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। समझ में आ रहा है ना? ये तो सबको समझ में आया होगा यार, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल क्या कहता है? न्यूमेरिकल कहता है फर्स्ट एनसीईआरटी क्या कहती है? न्यूमेरिकल लिख रहे हैं बेटा, देखो 100 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 1, 100 ग्राम ऑफ अ लिक्विड ए, मोलर मास 140 ग्राम पर मोल, was dissolved in 1000 gram of liquid B. Molar mass 180 ग्राम पर मोल. The vapor pressure of pure liquid B
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B was found to be 500 टॉर। ये क्या थे अभी हम बताते हैं ये कौन थे। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, pure liquid A, and its vapor pressure of solution, total vapor pressure of solution is 475 torr. Total vapor pressure of solution B 475 torr। देखो बेटा ध्यान दो, ये टॉर कौन थे, टॉर क्यों आ रहा है। टॉर का नाम आया है टॉरिसेली से। टॉरिसेली थ्योरम पढ़ी थी, टॉरिसेली थ्योरम, एफ्लक्स ऑफ लिक्विड तो सर पढ़ा था, वही है बेटा क्लास 11th की। इन्होंने 1644 में बैरोमीटर की डिस्कवरी की थी। तब इन्होंने बताया कि भाई जो 1 mmHg क्या होता है। इन्होंने बताया 1 mmHg ही को कहते हैं टॉर। इन्होंने टॉर को बताया 1 mmHg। टॉर को अगर हम पास्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 133.323 ऐसे करके आता है कुछ पास्कल में। तो यह यहाँ पे बेटा टॉरिसेली से आया है टॉर, ठीक है। टॉरिसेली ने 1644 में बैरोमीटर की डिस्कवरी की थी, जिससे इन्होंने प्रेशर को मेजर किया था। इसके बाद अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो 100 ग्राम ऑफ अ लिक्विड ए, मोलर मास इतना, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए। सबसे पहले तुम्हें क्या पता है, लिक्विड ए का मास पता है और मोलर मास पता है, तो हम मोल्स निकाल सकते हैं। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14.0, 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 0.71। ऐसे बेटा NB, अब NB तो पता नहीं है। क्यों नहीं पता है भाई साहब, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड B मोलर मास, यानी NB भी मुझे पता है। 1000 ग्राम यानी मास अपॉन मोलर मास 180, 0 0 2 50 2 9, 9 5 जा 45, 5.0 9 5 जा 45, 5.5 नहीं 1 000 0 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 9 5.5, ठीक है 5.55 ऐसे करके चला जाएगा। अब देखो इसके बाद अब क्या करेंगे, ये आ गया Na और Nb। अब क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B वाज फाउंड टू बी 500 टॉर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B वाज फाउंड टू बी, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। प्योर लिक्विड का जहां पे प्योर लग जाए वहां पे टोपा लगा देना और B लिख देना। टोपा का मतलब नॉट, नॉट का मतलब प्योर। P नॉट B इज इक्वल टू कितना है 500 टॉर। निकालना क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, यानी P नॉट A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और PT इज इक्वल टू 475 टॉर। बेटा कैलकुलेट कर सकते हो, ट्राई करो बेटा, पॉज करो वीडियो, ट्राई करो, मैं कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे PT इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। पहले जीटा A जीटा B की वैल्यू निकाल लो। तो जीटा A इज इक्वल टू 0.71 अपॉन 0.71 प्लस 5.55। ये जीटा A। ऐसे बेटा जीटा B की वैल्यू कितनी, जीटा B की वैल्यू NB अपॉन Na प्लस NB। NB कितना है 5.55 अपॉन 0.71 प्लस 5.55। ये तो हमें जीटा A जीटा B की वैल्यू, जीटा A पता जीटा B पता, वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। P नॉट A नहीं पता, P नॉट B पता, PT पता, यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यू और मेरा आंसर निकल आएगा अपने आप से।
तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। है किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम आसानी से। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखो बेटा सेकंड न्यूमेरिकल, इसको हटा दें? बिल्कुल हटा रहे हैं। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर पे करना है तुम्हें। कॉपी और पेन निकाल के जो जल्दी वाले कैलकुलेशन है सरल वाले सॉल्व कर दीजिएगा, वो हम कर देंगे। देखो बेटा सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन। अब तो हम नीट की तरफ चलते हैं और नीट की तरफ, नीट की बुक हाँ देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ नीट 2005। क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q are 80 mmHg and 60 टॉर, इसको भी टॉर कर दो, 60 टॉर respectively. The total pressure of solution obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q would be नंबर 1 ऑप्शन ए बेटा 72 टॉर, ऑप्शन बी 140 टॉर। सर ये तो ट्राई करेंगे हम, बिल्कुल ट्राई करिए। थर्ड है बेटा 68 टॉर और फोर्थ है 20 टॉर। ट्राई टू इट। देखो बेटा ध्यान दो, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q आर 80 टॉर एंड 60 टॉर। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर का दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हो तब भी हम जान जाएंगे प्योर ही का दिया हुआ है। तो P नॉट ए, अब हम देखो लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे बेटा P नॉट P इज इक्वल टू 80 और P नॉट Q इज इक्वल टू 60 टॉर। अब देखो बेटा क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ P, यानी NP इज इक्वल टू 3 मोल और NQ इज इक्वल टू 2 मोल्स। बेटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं जीटा P इज इक्वल टू NP अपॉन NP प्लस NQ, यानी 3/3 प्लस 2 यानी 3/5 यानी 0.6। और ऐसे हम निकाल सकते हैं जीटा Q इज इक्वल टू NQ अपॉन NP प्लस NQ। NQ कितना है बेटा 2/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2/5 0.054 जा 20 0.4। बेटा इन तीनों की वैल्यू फॉर्मूले में रख देंगे तो PT इज इक्वल टू P नॉट ए जीटा ए, तो P नॉट P जीटा P प्लस P नॉट Q जीटा Q। P नॉट P कितना है बेटा 80 इंटू जीटा P कितना है 0.6 प्लस P नॉट Q कितना है 60 इंटू जीटा Q कितना है 0.4। 8 6 8 जा 48.0 और प्लस का
24.0 4872 टॉर, दिस इज अ राइट आंसर। 72 टॉर इज अ राइट आंसर। तो न्यूमेरिकल समझ में आया बेटा? हटा दे इसको, चलो हटा दीजिए सर। 1 2 3 ले लो स्क्रीनशॉट, नाचो गाओ पढ़ो। देखो बेटा, बोरियत बिल्कुल भी नहीं फील करना है जब तक खुद से नहीं सोचोगे। पढ़ाने वाला कोई भी कहीं भी इंटरेस्ट नहीं आएगा अगर तुमने खुद से नहीं सोचा पढ़ने को। तो दिमाग लगाओ, जितना टाइम सह पाओ उतनी देर पढ़ो, पूरी देर नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बेटा? जेई 2008। देखो बेटा क्या कहता है। एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन नंबर 3, एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड the vapor pressure of liquid A, pure liquid A is 520 mmHg and that of pure liquid B is 1000 mmHg. Is a mixing mixture of solution. Mixture of solution of A and B boils at 80 degree centigrade and 1 atm. At 1 atm and 1 atm. Pressure the amount of A in the solution mixture. चलो देखो बेटा, ऑप्शन नंबर ए क्या है? 52 मोल %। सेकंड है कि 34 मोल %। थर्ड क्या है बेटा? 48 मोल %। और फोर्थ क्या है बेटा? 50 मोल %। तो देखो बेटा, ध्यान दो, इसको भी ध्यान देते हैं, हम पढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, क्योंकि ये 2008 में जेई में आ चुका है। 2008 में देखो बेटा क्या है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। तो प्योर का लगा वहाँ ए, 440 वोल्ट का झटका, पी नॉट ए इज इक्वल टू कितना है? 520 mmHg। ऐसे बेटा पी नॉट बी इज इक्वल टू कितना है? 1000 mmHg। ठीक है। इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन ए एंड बी बॉइल्स एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर। सॉल्यूशन को बॉइल्स किया जाता है 1 atm प्रेशर पे, यानी सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है बेटा? 760 mmHg। 1 atm इक्वल टू कितना होता है? 760 mmHg। ये बेटा अब क्या कह रहा है? कह रहा है द अमाउंट ऑफ ए इन दी सॉल्यूशन, यानी अमाउंट ऑफ ए निकालना है, यानी तुम्हें जीटा ए निकालना है। कितने % होगा? इन %।
तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी पढ़ रखा है ना। तो यहाँ देखो बेटा, पी टी कितना है? अच्छा ये बताओ, जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से जीटा ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस जीटा बी, या जीटा बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस जीटा ए। देखो जीटा बी तुम्हें पता नहीं है, तो जीटा बी को जीटा ए में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पी टी की वैल्यू कितनी है बेटा? 760 इज इक्वल टू पी नॉट ए कितना है? 520 इंटू जीटा ए कितना है? जीटा ए नहीं पता, प्लस पी नॉट बी कितना है? 1000, 1 माइनस जीटा ए, पी बी को 1 माइनस जीटा ए लिख सकते हैं, जीटा बी को। यहाँ देखो 520 जीटा ए प्लस का 1000 माइनस 1000 जीटा ए इज इक्वल टू 760। यहाँ से बेटा हम सॉल्व कर लेंगे आगे, तो यहाँ से आ जाएगा 520 जीटा ए माइनस का 1000 जीटा ए, 1000 से 520 गया तो कितना बचेगा? 480 इधर आ जाएगा 760 माइनस 1000, ऐसे रहने दो भी। 760 इक्वल टू 1000 माइनस का 480 जीटा ए, इसको बेटा इसको इधर भेज दो, तो 480 जीटा ए इज इक्वल टू 1000 माइनस 760, तो 480 जीटा ए इज इक्वल टू 240। तो जीटा ए इज इक्वल टू 240 अपान 480 002, जीटा ए इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 50%। ये बेटा आ गया, बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। तो दिस इज अ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। एनी प्रॉब्लम? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल, और हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मस्ती करो और पढ़ाई करो साथ में।